औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 24 जो कि हमारी फ़ाइनल टर्म सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इसका टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेजिंग एंड लैंग्वेज। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, standardization of language and literacy, exclusive use of standard variety, academic language characteristic, academic language and higher order scale। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज बट द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट प्रोसेस। यानी स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी लैंग्वेज की कोई इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है कि यानी कि लैंग्वेज के वजूद में आने से पहले ही वो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो। ये एक वक्त के साथ साथ होने वाला प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होती हैं। Standardization occurs by fixing and regulating such feature at the spelling and the grammar of the language in dictionaries and grammar books which are then used for prospective teaching of the language। यानी ऐसी बुक्स और ऐसी डिक्शनरीज जो कि किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग के लिए यूज़ होती हैं, उन लैंग्वेज में जो स्पेलिंग है, उनमें जो ग्रामर है, उनमें जो वर्ड्स का यूज़ है, उन सब को स्पेसिफिक वही वर्ड्स वही वोकैबुलरी यूज़ करके उनको स्टैंडर्डाइज करके एक लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। द टर्म स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड इन ऑपोजिशन टू स्टैंडर्ड वर्निकुलर। यानी इसके ये ऑपोजिट है। वर्निकुलर मतलब एक लोकल वैरायटी होती है जो लैंग्वेज की, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड वर्निकुलर के उलट एक टर्म है। एंड Colmus defined standard as a prestigious variety of language providing a written institutionalized norms as a reference for such purposes as language teaching and the media। यानी कॉलमस ने जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई है उसके मुताबिक लैंग्वेज की वो वाली वैरायटी जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल हो और वो रिटन फॉर्म में इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म्स प्रोवाइड करती हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहेंगे, जैसा कि इंग्लिश है। The standard norm is decided and codified by central group disseminated through the institution of the state such as education, and then usage is constantly policed and user disuse from divergent practices both formally and informally। अब ये जो है ना नॉर्म्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज नॉर्म्स, ये बनाता कौन है? ये नॉर्म्स जो हैं ये जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन में अब एजुकेशनल जो नॉर्म्स हैं वो, और इस तरह से वो फिर फॉर्मली और इनफॉर्मली मतलब एक लैंग्वेज का हिस्सा बन जाते हैं और वो यूज़ होते हैं। फिर schools pay a lot of attention to the teaching of language itself। Language is central in school because it is also the means through which teaching and learning occur। Oftentimes, however, this use of language in school is controlled by the teacher and limited to what is considered the standard, as it has the little to do with encouraging children intellectual inquiry and creativity or with children languaging। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम जगह है जहाँ पे लैंग्वेज सीखी जाती है और सिखाई जाती है। तो स्कूल जो है वो किसी भी लैंग्वेज के उसको स्टैंडर्डाइज होने में, लैंग्वेज के यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक स्कूल है और वहाँ पे जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ कर सकते हैं बच्चे और टीचर्स, यानी कि वहाँ पे कोई और लैंग्वेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, कोई और लैंग्वेज यूज़ ही नहीं कर सकते। अब जो वहाँ की अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही वहाँ क्योंकि यूज़ कर सकते हैं तो उस लैंग्वेज को तरक्की मिलेगी, डेवलपमेंट होगी उस लैंग्वेज की, और बाकी जो लैंग्वेज हैं वो बच्चे यूज़ नहीं करेंगे, यानी उनकी क्रिएटिविटी पे और बाकी उनकी जो मदर टंग क्या है, उनकी नेटिव लैंग्वेज क्या, उस पर फोकस नहीं होगा। जो स्टैंडर्डाइज एक लैंग्वेज है, जो स्कूल का रूल है कि आप जस्ट इंग्लिश ही यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे जब वो यूज़ करेंगे तो उनकी वो वाली लैंग्वेज इंप्रूव होगी और उस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल होगी। The ability to use the standard language is a developmental goal of education, but restricting the language of the other may severely limit their communicative and intellectual potential and their possibilities to becoming a better educated। अच्छा, अब ये वाली जो एबिलिटी है ना कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करें, ये मेन गोल तो है एजुकेशन का, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि बच्चे बाज़ औक़ात, अब कोई ऐसा बच्चा जिसको अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं आती है, जो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, इस तरह फिर उसकी एजुकेशन मुतासर होगी। Standardization and literacy are intrinsically linked because Romane has pointed the acquisition of literacy presupposes the existence of codified written standard and standardization depends on the existence of written form of the language। अब रोमन ने ना पॉइंट आउट किया था कि जो एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी है और एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, स्टैंडर्डाइजेशन है लैंग्वेज की, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो वाली लैंग्वेज रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो।
Since literacy relies on the standard language itself is taught explicitly in school and it certainly needs to be taught. Without its acquisition, language minority children will continue to fail and will not have equal access to resource and opportunities. मतलब children अगर acquire नहीं करते हैं उन जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसकी एक्विजिशन नहीं हुई होती है तो आगे चल के उनको रिसोर्सेज को अवेल करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है. However, the exclusive use of the standard variety for school has important implication for bilingual education. अब ऊपर तो हमने पढ़ा ना कि बच्चों को ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, बायलिंगुअल एजुकेशन भी मुतासर हो रही होती है. एक ही लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा है तो जो बच्चे दो लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं या दो लैंग्वेज वो नहीं सीख पाते क्योंकि फोकस ही एक लैंग्वेज पे होता है. कोई और लैंग्वेज यूज़ करना स्ट्रिक्टली बैन होता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे जब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो जस्ट वो एक लैंग्वेज में ही फ्लुएंट होंगे, वो बायलिंगुअल नहीं बन सकेंगे. The minoritized language practices of the home often have little to do with the standard minority language taught in school. There is a difference between the way in which language is used in academic tasks and conversation and intimacy. मतलब जो बच्चे वही लैंग्वेज अगर बच्चे घर में बोल रहे हैं ना तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है. क्यों? क्योंकि जो कन्वर्सेशन इंग्लिश है वो डिफरेंट होती है एकेडमिक इंग्लिश से. जो कन्वर्सेशन में हम इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे होते हैं, जो इंग्लिश की वैरायटी यूज़ कर रहे होते हैं, वो एकेडमिक जो हमारे टेक्स्ट बुक में इंग्लिश होती है उससे डिफरेंस होती है. There is difference between the way in which language is used in academic task and in conversation and intimacy. The surface fluency to so evident in conversational language is most often spotted by cues that have little to do with the language itself. In writing to someone we know intimately, much can be left unsaid because the meaning is often carried by what we know about the other person. In personal dialogue, we often ask the other person to repeat, to clarify and to provide an example. मतलब अगर हम किसी को डायलॉग किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी हम जब लिख रहे हैं ना तो वो हम जस्ट अपने थॉट्स उसमें बता रहे होते हैं और हमें जिस बंदे के लिए हम ये लिख रहे हैं हमें उसके बारे में तो नहीं ना इतना पता होता. लेकिन जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, जब हम किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो अगले बंदे को अगर कोई बात नहीं समझ आई तो वो हमें क्लैरिफाई करने के लिए कह सकते हैं, वो हमसे एग्जांपल मांग सकता है. इस तरह अब ये वाली जो है ना इंग्लिश, कन्वर्सेशनल इंग्लिश, जिसमें क्वेश्चन भी की जा सकते हैं, क्लैरिफाई भी की जा सकता है और फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लैंग्वेज. और जो क्लासरूम के अंदर इंग्लिश बुक्स में पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक में होती है, उसको कहते हैं डीकॉन्टेक्चुअलाइज इंग्लिश. अब यहाँ पे क्यूमन्स ने बिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो बताया गया है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. To complete school tasks and special assessment tasks, another different set of language skills is needed. Students in school needed to be able to use language without any extra linguistic support in ways there are very different. अब इन्होंने ये बताया हुआ है, वो decontextualized language के बारे में बताया हुआ है कि उसमें इतनी ज़्यादा हमें क्यूज़ नहीं दिए जा रहे होते, कोई एक्स्ट्रा कोई मतलब सपोर्ट नहीं दी जा रही होती है, खुद से हमने लिखना होता है. और decontextualized language is also words स्टूडेंट्स नीड इन ऑर्डर टू राइट द एकेडमिक एसेज. अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है, एकेडमिक एसेज राइट करना. और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये किसकी एग्जांपल है? तो ये डीकॉन्टेक्चुअलाइज लैंग्वेज की एग्जांपल है. क्यूमन्स कॉल्स देम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. अब ये वाली जो क्लासरूम के अंदर इंग्लिश है, टेक्स्ट बुक में है और जिसमें हमें कोई वो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक सपोर्ट नहीं दी जा रही, और ये जो डीकॉन्टेक्चुअलाइज लैंग्वेज है इसको क्यूमन्स ने नेम दिया था काल्प का, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. और ऊपर जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश है जिसमें हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं और जो कॉन्टेक्चुअलाइज लैंग्वेज है उसको उसने नाम दिया था बिक्स का, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल. Humans possess that academic language, both oral and written, is associated with higher order thinking. अब ह्यूमंस का ये कहना था कि जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है बेशक वो ओरल हो या रिटन हो, लेकिन वो हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि हम उसमें किसी भी चीज़ को एवुलेट कर रहे होते हैं, कुछ इन्फर कर रहे होते हैं. अब टेक्स्ट बुक है उसमें हम पढ़ रहे हैं तो हमें खुद से वहाँ से मीनिंग इन्फर करने होते हैं या टीचर की मदद से भी करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जनरलाइज, प्रोसीडिंग और क्लासीफाइंग. एंड येट ह्यूमंस आर्ग्यूज दैट काल्प इज़ नॉट सुपीरियर टू बिक्स. लेकिन फिर ह्यूमंस ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो काल्प है, जो कम्युनिकेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, वो सुपीरियर नहीं है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से. एंड दैट डेवलपमेंटली दे आर नॉट सेपरेट बट डेवलप जॉइंटली विद द मैट्रिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ये सेपरेट भी नहीं है और कुछ सोशल इंटरेक्शंस
के मैट्रिक्स के जरिए ज्वाइन है। अ मेजर गोल ऑफ स्कूलिंग इज टू एक्सपेंड द यूज ऑफ द decontextualized language that characterize academic register, but to do so, humans tell us social interaction and contextualization of academic language practices is more essential. अब ह्यूमंस यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो स्कूल्स के अंदर जो फोकस होता है ना वो इस पे होता है, काल पे होता है, कम्युनिकेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे होता है, लेकिन वो साथ साथ ये भी बताता है कि हमें जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Contextualized sport, Cummins explains, can be external, having to do with aspect of the input itself, but contextualized sport can also be internal, having to do with the experiences, interest, and motivation that interlocutors have. The more students know and understand, the easier it is for them to make the sense of academic language, since there is internal support for understanding the message. मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश होगी वो जितनी हमारी डेली जो लाइफ में हम इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारी कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, उससे वो जितनी ज़्यादा रिलेटेड होगी उतना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को उसकी समझ आएगी और उतना ज़्यादा उनके लिए उसको इन्फर करना और एकेडमिक इंग्लिश की को उसकी सेंस बनाना उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह उनको एक इंटरनल सपोर्ट मिलेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज के लिए। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने फुल इजी वर्डिंग में कोशिश किया कि आपको समझा सकूं। बाकी ये बुक इतनी मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी ना उन्होंने वर्डिंग मुश्किल यूज़ की हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।